जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। स्क्रीन, कैमरा, आवाज तीनों चीजें ऑनलाइन में क्लियर है? स्क्रीन, कैमरा और आवाज। एक दफा वॉइस देख लूं, वॉइस हमारी वही है। जी अभी एक दफा दोबारा कंफर्म करते हैं, आवाज क्लियर है ऑनलाइन में? डन। कुछ मजे मजे की बातें हमने कल पढ़ी थी, कुछ आज पढ़ेंगे, कुछ कल पढ़ेंगे। चैप्टर खुद ही से खत्म हो जाते हैं, ये एक अलग मसला है। खैर, ये सैटरडे और मंडे वाली बात भी समझ आई? कुछ कॉलेज का कोई मैसेज आया? क्या लिखा हुआ? सैटरडे और मंडे को फिजिकली आप कॉलेज नहीं आ रहे होंगे, लेकिन मेंटली आप कॉलेज के साथ होंगे। हमारी क्लास को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, एक तेरे आने से पहले, एक तेरे जाने के बाद। हम ऑलरेडी बिजनेस लॉ के कम सिलेबस को देख के घबरा के हमने 5 दिन क्लास रखी हुई थी, और 5 दिन में इंतहाई खूबसूरती से मंडे वाला दिन टेस्ट के साथ एसोसिएट हो गया था। तो टेस्ट जो फिजिकल देने की ऑप्शन थी वो खत्म हो गई है। अब टेस्ट जो है वो ऑनलाइन देना पड़ेगा, लेकिन इस अनाउंसमेंट से हमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। ऐसे भी तो हो सकता है फिजिकली टेस्ट ट्यूसडे को दे लिया, मंडे को जी। अब अगेन सुने 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 सुने, हौसला हौसला। आप फिजिकली आप में से जो टेस्ट देना चाहते हैं, एक तो मजे की बात है हम टेस्ट रखते हैं तो उस दिन कोई भी टेस्ट देना नहीं चाहता, लेकिन कुछ अच्छे बच्चे जो बहरहाल फिजिकल टेस्ट देना चाहते हैं, अगले दिन क्लास से पहले पहले टीए डिपार्टमेंट से जाके टेस्ट पिक करके फिजिकली जमा करा दे, क्योंकि क्लास में मैं टेस्ट को डिस्कस कर रहा होता हूं। एक तजर्बा हमने इस दफा किया, वो मजेदार रहा। जब हमारा ये वाला मामला होगा कि ठीक है जी हम ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे की तरफ जा रहे हैं, तो ट्यूसडे वाला दिन आपको पता है कि हमारी आधे घंटे की तकरीबन टेस्ट पे डिस्कशन हो जाती है। तो वो जो लाइव और वो वाला सारा मामला है, या तो मंडे को हम उस पर लाइव क्लास करके डिस्कशन कर लें, लेकिन फिर उस वक्त आप कहेंगे सर अभी तक तो हमने टेस्ट भी नहीं दिया, तो फिर हम ट्यूसडे को इवनिंग में, जब तक लोगों ने लाइव भी टेस्ट दे दिया और जिसने फिजिकल देना था वो ट्यूसडे को दिन में क्लास के अलावा किसी भी टाइम पे जाके टेस्ट डिमांड करके फिजिकली अगर जमा कराना चाहता है तो वो जमा करा दे। हम ट्यूसडे को इवनिंग में उसके ऊपर डिस्कशन आपके व्हाट्सएप में डाल दें। उससे क्या होगा, उससे हमारा लेक्चर भी प्योर बच जाएगा, और ये जो ये मंडे और सैटरडे गवर्नमेंट ने जो अनाउंस किया, इससे हमें कम से कम तकलीफ पहुंचेगी। क्योंकि अगेन हमारी ऐसी ख्वाहिश नहीं है, ऑब्वियसली हम चाहते हैं कि कॉलेज चलता रहे, और इंतहाई मजे की बात है कि कॉलेज बंद होता है तो बच्चों के लिए बंद होता है। जब पिछला भी लॉकडाउन था तो बच्चे कहते थे लो जी ये तो याशी लग गई, टीचर घर बैठे क्लासें करा रहे होंगे, सिर्फ हम लोग कॉलेज आते थे सुनसान लाहौर के बीच में ना, लाहौर को बड़ा अकेला देखे उन दिनों। तो हमने सिर्फ एक दिन छुट्टी की थी ये सोचने के लिए कि करना क्या है। उस एक दिन में पूरा प्लान तैयार हो गया था, तो यहाँ नीचे स्टूडियो सेट कर लिए थे, नहीं नीचे ही सारा सेटअप बना लिया था, और हर दिन टीचर अपने घर से निकल के यहाँ आके ऑनलाइन क्लास देता था। ऑनलाइन की मिथ ही खत्म कर दी हमने, मतलब ऑनलाइन का जो खूबसूरती है कि वो तो कहीं से भी हो सकती है। तो हम ऑनलाइन नहीं थे, ऑनलाइन बच्चे थे, हम फिजिकल थे, तो हम यहाँ आ जाते थे। तो कहने का मतलब है कि ऑनलाइन क्लास जो है वो इतनी बुरी नहीं होती। अगर आप में से कुछ लोग फिजिकल साथ में ले रहे थे, आप लोगों को तो ऑनलाइन की वैसे भी एक्सेस थी, तो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट में जो है वो इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता ऑनलाइन क्लास को लेके, क्योंकि वहां स्क्रीन इंपॉर्टेंट होती है।
फिजिकल क्लास में टीचर के जेस्चर्स और ये सारी चीजें जो है ना, ये जो आपका थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, इसमें कई दफा ये चीजें ऐसी होती हैं जो बंदा कहता है मैं टीचर के साथ साथ चलूं। न्यूमेरिकल में तो कई दफा आप साथ साथ सवाल भी उस तरह से नहीं पूछ रहे होते क्योंकि आपको समझ ही नहीं आ रहा होता। समझते जब सवाल खत्म आता है आपके तो ऐसे खत्म हो गया, फिर ध्यान से उसे देखते हैं तो आप कहते हैं अरे वाह इसमें तो बड़ी गहराई थी। ज्यादा कंफ्यूजन आप वीडियो दोबारा देख लेते हैं, लेकिन थ्योरी में इतनी कौन तरद्दुद करे। थ्योरी में ठग से व्हाट्सएप पे सवाल पूछ लिया, टीचर क्लास में अभी बता के हटा होगा उससे दोबारा पूछ लिया, दोबारा क्यों 3 दफा 4 दफा पूछ लिया। तो ऐसे में वो जो नशा है ना, वो जो लाइव क्लास अटेंड करने का, वो थ्योरी में ज्यादा उसमें गैप महसूस होता है। यानी कि अगर थ्योरी में क्लास मिस हो रही हो तो ज्यादा गैप महसूस होता है। इत्तफाकन आपकी थ्योरी ऑलरेडी उस खूबसूरत पैटर्न पे चल रही थी कि इन्होंने भी गिन के वो 2 दिन बताए हैं जो 2 दिन हमारे ऑलरेडी सॉर्टेड आउट थे। सिर्फ मुझे जो दुख है वो एक बहुत जरूरी एक्टिविटी टेस्ट जो कि फिजिकली देने का अपना मजा है, वो अब उतना ऑर्गेनाइज वे में नहीं हो सकेगी जितना मैं चाहता था। ऑल्दो आप लोग तो कभी भी मेरी चाहत पे उस तरह से पूरे नहीं उतर रहे थे, लेकिन कम से कम जो अच्छे बच्चे थे मेरा उनसे साथ था कि वो एक प्रॉपर रेगुलेटेड वे में टेस्ट दे रहे थे। वो वाला काम खराब हो गया क्योंकि मंडे का पूरा दिन ही हमें स्टूडेंट्स को कैंपस में एंटर करने की इजाजत नहीं होगी। हो सकता है कि 1-2 हफ्ते बाद इन्हें एहसास हो कि इन्होंने अजीब सा कर दिया है कुछ, हो सकता है इसे रिवर्स कर लें और हो सकता है इसे रिवर्स ना करें। तो हमने ये अजम्पशन नहीं लेनी कि वो रिवर्स कर रहे हैं या नहीं कर रहे, हमने इस नए कल के साथ दोबारा से दोस्ती कर लेनी है। हम तो पिछले 2 साल से इसी तरह के मजाक करते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं। ये तो फिर बड़ा हल्का हाथ रखा है उन्होंने, अब आदत हो गई है। और अभी मेरे साथ जो खड़े भाई थे तो वो ये बता रहे थे कि सर अभी कैलिफोर्निया में 5th वेव आ चुकी है और अब वहां से वो बजरिया ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान की तरफ आ जाएगी। वही बात है कि हमारे मुल्क में वेव आए ना आए, हम दूसरे मुल्क को देख के जज्बाती जरूर हो जाते हैं। हो सकता है गवर्नमेंट के वाकई बड़े अच्छे प्रोडक्टिव मेजर्स होते हो, लेकिन पता नहीं वो क्योंकि स्मार्ट लॉकडाउन ये हमने इसके मजाक अच्छी तरह से देख लिए हैं। एक ऐसा बैरियर लगाते हैं जिस बैरियर से सिर्फ कोरोना क्रॉस नहीं कर पाता। इस कैंपस में ये बंद भी पड़ा हुआ था तो भी क्लासें हो रही थी। उधर जो ब्लू बिल्डिंग है, आपको याद होगा एक कॉन्सेप्ट होता था लॉकडाउन, एक होता था स्मार्ट, एक होता था माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन। माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन होता था कि वो घर जिसमें कोरोना है उसको बंद कर दो। उस कैंपस पे माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज हुआ और सिवाय कोरोना के हर कोई उस बिल्डिंग में जा सकता था। बैरियर लगा हुआ था, वहां से बच्चे भी जा रहे होते थे, कॉलेज वाले भी जा रहे होते थे, कोरोना नहीं जा पाता था। तभी तो लोग कहते हैं कि दुनिया पूछ रही है इमरान खान से कि तुमने अपने मुल्क में ऐसा क्या तरीका किया है, ये कौन से बैरियर्स हैं जो कोरोना को रोक लेते हैं। पाकिस्तान अल्लाह की तरफ से ये है कि हम लोग गंदी खुराकें खा खा के काफी हद तक इम्यून हुए हुए थे। थर के इलाके से कितने केसेस मिलते हैं कोरोना के, जो कि गंदा तरीन पानी पीते हैं। थर या थल, मतलब सिंध वाला थल है थर, ठीक। एक तो वो है ना वो जो भावलपुर से आगे जाके, वो कौन सा है, वो चोलिस्तान। तो तीसरा वाला थल और थर में से दूसरा वाला कहाँ पे है, कहाँ है वो, बलोचिस्तान। पता नहीं, मैं जिनसे मशवरा ले रहा हूँ वो खुद इतने कंफ्यूज है। मैंने कहा ताजा ताजा पाकिस्तान स्टडीज पढ़ के आए होंगे, कुछ तो पता होगा। अच्छा आपकी तो एग्जाम ही नहीं हुए थे ठीक है सही। आप लोग तो उस मजाक के इतने आदी है ना, इम्तिहान एग्जाम कराए, इंट्रो एग्जाम कराया, इको एग्जाम कराया। खैर चलें, तो पॉइंट समझ आया। हमें जो दुख है वो सैटरडे का नहीं है। सैटरडे तो आप लोगों के लिए वैसे ही आम तातील होती थी ताकि आप जम के पूरा जो वीक हमने पढ़ा उसकी तैयारी कर सकें। मंडे को एक ऑफिशियली फिजिकल टेस्ट होता था जो कि एक बड़ा अहम एक्टिविटी होती थी और अगले दिन उसकी डिस्कशन होती थी। तो अब हम ज्यादा से ज्यादा ये करेंगे कि उसको फिजिकल के बजाय ऑनलाइन कर देंगे फॉर मंडे। ट्यूसडे को क्लास से पहले अगर मैं कहूं तो हो सकता है आप कहेंगे मेरी फलाना क्लास है, पूरे ट्यूसडे को शाम जब तक कॉलेज खुला हुआ है तब तक आप जिस भी टाइम तक, जिस वक्त टीए डिपार्टमेंट में टीएस भी मौजूद है, एक दफा ये पता कर लीजिएगा कि उनके क्या टाइम है, वो कब से कब तक अवेलेबल है।
उस दौरान अगर आप उनसे जाके फिजिकल टेस्ट लेके और उनको फिजिकल टेस्ट दे देते हैं तो आपका टेस्ट हमारे पास आ जाएगा। हम टेस्ट की डिस्कशन पे ट्यूसडे को नहीं करेंगे, ट्यूसडे की शाम में ग्रुप में कर दिया करेंगे। फिर वही क्लास खाई जा रही होगी, मतलब हमारी एक एक्टिविटी जब कम हुई है तो कम से कम क्लास वाला टाइम हम थोड़ा सा बढ़ा लें, थोड़ा सा हम भी तो मतलब जो है उसको कवर कर लें। असल में पहले मुझे दुख कम होता था क्योंकि टेस्ट लोगों ने फिजिकल आके दिए होते थे, पता नहीं वो कौन देता था, लेकिन जितने अच्छे बच्चे जो थोड़े बहुत भी देते थे, क्योंकि अगर 5 बच्चे भी अच्छे हैं तो मेरे लिए वो 5 बच्चे भी उतना इंपॉर्टेंट है जितनी पूरी क्लास। वो सब जो टेस्ट नहीं देते उनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो 5 बच्चे जो टेस्ट दे रहे हैं, क्योंकि पास भी उन्हीं 5 ने होना है। इवनिंग को फिजिकल में आप उस इवनिंग पे आ नहीं सकेंगे, मेरी इवनिंग थोड़ी डिफरेंट है। मैं रात 1 बजे अपनी फाइनल के लाइव सेशन से फारिग हुआ, मेरी इवनिंग उस वक्त खत्म होती है। आज मेरे यहाँ से जाने के बाद 8 लाइव सेशन है 1-1 घंटे के, तो मेरी इवनिंग की डेफिनेशन थोड़ी सी डिफरेंट है, तो इसलिए ना मतलब इवनिंग की बात करेंगे तो आप ज्यादा फंस जाएंगे। जी अभी तो सुबह हुई है जी, तो बात समझ आई। सैटरडे पे हमें फर्क नहीं पड़ा, मंडे पे फर्क पड़ा है। हम देख लेंगे अगर ये टेस्ट की डिस्कशन उस तरह से आपको लग रहा हुआ कि नहीं सर इस तरह से मजा नहीं आया, क्योंकि मुझे ये समझ आया है कि टेस्ट की डिस्कशन के बहाने ना आप कहते हैं चलो सर ने आगे डिस्कस तो करना ही है तो टेस्ट देने का भी क्या फायदा, सर ही सामने टेस्ट भी खोल लेंगे, सर ही उसके ऊपर डिस्कशन भी कर रहे होंगे, मजा भी आ जाएगा। तो वो जो उसकी अफादियत है वो मुझे पहले भी थोड़ी सी कचरे में जाती लग रही थी। गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट बाद में की है, हमने पिछले टेस्ट की जो वॉइस वाली डिस्कशन है वो तो हमने पहले की थी, तो ऐसा नहीं है कि हमने गवर्नमेंट के चक्कर में की थी। वो एक तजर्बा इसलिए किया था कि मेरी जा रही थी, हम 40 मिनट सिर्फ जाया कर देते थे एक्टिविटी देखा, जबकि अच्छे बच्चे अच्छा टेस्ट में ये सवाल आया था ठीक है, तो उसके बाद से उनका टेस्ट देने की जो ख्वाहिश है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाती थी। एक आध भी तजर्बा करेंगे, तजर्बा कामयाब ना हुआ रिवर्स कर लेंगे। इन्होंने कहा जी जिस सवाल में मसला हो वो डिस्कस कर लें, आपको मसला होगा क्वेश्चन 3 में, इनको मसला होगा क्वेश्चन 4 में, इनको मसला होगा क्वेश्चन 1 में, इनको मसला होगा क्वेश्चन 5 में, फिर मैंने बताऊंगा क्वेश्चन 5 तो था ही नहीं टेस्ट में, ये कहेंगे ओ सर मैंने तो पिछला टेस्ट देख लिया था। तो होना ये है कि आप लोगों ने फिर सारा ही टेस्ट जी जी अगर क्लास 12 बजे कर लें, असल में आपको लगता है कि आपकी क्लास आइसोलेशन में चल रही है, असल में हाँ इस क्लास से पीछे एक FR1 होती है इसी कमरे में और बच्चे उसमें कॉमन है, और इस क्लास से पहले मेरी अपनी भी एक क्लास होती है जो इसी क्लास के टाइम पे ही खत्म होती है। तो वो असल में ये टाइम टेबल है कनेक्ट हुए में एज ऑर्गेनाइजर, मैं डिस्कनेक्ट होकर दोबारा आता हूँ।
जी ऑनलाइन में स्क्रीन, आवाज और कैमरा तीनों चीजें क्लियर हैं? डन। हम जिंदगी में वापस आ गए। कल हम कहां तक पहुंचे थे? अच्छा पता क्या, क्लास के किसी भी कोने में बैठ के गलत गुफ्तगू करना मना है। मैं इधर मसरूफ था तो मैं अलग अलग जगह से अलग अलग बच्चों को अलग अलग तरह की जुगते मारते सुन रहा था। इधर तक आवाजें आ रही होती हैं तो मैं किसी एक तरफ मुखातिब नहीं हूँ, और खासतौर पे टीचर के इतने करीब रह के इतनी वाहियात बात को खुदा का खौफ करे। ले जी, समझने वाले समझ गए। हमने कल टाइप्स ऑफ पार्टनर पढ़े थे, पीछे से शुरू करते हैं। हमने जो छोटी छोटी सी चीजें देखी थी, सब प्रॉफिट है, वो एविडेंस नहीं है पार्टनरशिप का। प्रॉफिट का शेयर कुछ लोगों को मिल सकता है चाहे वो पार्टनर ना भी हो, लेकिन अगर कोई पार्टनर है तो ये लाजिम है कि प्रॉफिट का शेयर उसे लाजमी मिले। तो हर पार्टनर के लिए जरूरी है कि उसे प्रॉफिट का शेयर मिले, लेकिन उसके अलावा भी देयर में बी सम अदर पर्सन जिनको प्रॉफिट का शेयर मिल रहा है जबकि वो पार्टनर नहीं है। कुछ एग्जांपल्स हमने देखी थी। हमने ये कहा था कि अगर कोई लेंडर ऑफ मनी है, किसी ने बिजनेस को पैसे दिए हुए हैं और उस पैसे के बदले सूद नहीं ले रहा, प्रॉफिट का हिस्सा ले रहा है, अलाउड है, वो पार्टनर नहीं है। किसी एजेंट को, किसी सर्वेंट को, किसी इंप्लॉय को आप शेयर दे रहे हैं थोड़ा सा उसकी मोटिवेशन के लिए, इससे भी वो पार्टनर नहीं बनता। जब तक आप किसी को एक्सप्रेसली नहीं कह देते कि हाँ भी तुम्हारे पार्टनर हो, जब तक आप किसी को प्रॉपर्ली पार्टनरशिप में नहीं ले आते, प्रॉफिट का हिस्सा ले देने से कोई खुद ब खुद पार्टनर नहीं बन जाता। फिर हमने विडो और चाइल्ड की बात की थी, एक बंदा मर गया तो उसकी बेवा या उसके बच्चे। फिर अगर एक पार्टनर ने अपना इंटरेस्ट किसी और को ट्रांसफर कर दिया, इससे पहले कि आपकी बेतहाशा सवाल है मैं आपको याद कराऊं, उसके साथ लिखा हुआ C/F। अगर आप अकाउंटिंग के कुछ प्रिंसिपल्स को जानते हैं तो C/F कैरी फॉरवर्ड को कहते हैं। इसका मतलब ये है कि अभी हम इस पे डिटेल से नहीं बात करेंगे, हम आगे डिटेल से बात करेंगे। और इससे जो अगला पॉइंट है उस पर तो मैंने सिरे से बात नहीं करनी, क्योंकि वो तो कहानी बिल्कुल एक डिफरेंट है, काफी डिटेल्ड कहानी है। तो ये दो पॉइंट अभी हम लोगों ने नहीं समझे। प्रीवियस ओनर या पार्ट ओनर को अगर हम गुडविल के शेयर के तौर पे कि ठीक है तुम हमें छोड़ तो गए हो, लेकिन तुम्हारी वजह से भी इस इदारे ने बड़ा नाम कमाया है, तो चलो तुम्हें हम अगले प्रॉफिट्स में से इतना इतने अरसे तक देते रहेंगे। तो अगर किसी शख्स को बगैर पार्टनरशिप में एंटर किए प्रॉफिट का शेयर दिया जाए तो उससे ऑटोमेटिकली वो पार्टनर नहीं बनता और इनके दरमियान का अरेंजमेंट खुद ब खुद पार्टनरशिप नहीं कहलाता। ये वाली बात नीचे ऊपर वाली बात से मिलती जुलती बात बैंकिंग कंपनी के हिसाब से हमने पढ़ी थी। ये पढ़ने के बाद कल हम लोगों ने फिर देखा था डिफरेंट तरह के पार्टनर। एक्चुअली ऑस्टेंसिबल पार्टनर कौन था, जो असल में पार्टनर है या दिखने में कम से कम पार्टनर है। थर्ड पार्टीज की नजर में जो जो पार्टनर है, जो सामने नजर आ रहे हैं, जिनको वो जानते हैं कि वो पार्टनर है, वो एक्चुअल पार्टनर है। स्लीपिंग या डोरमेंट पार्टनर एक ऐसा पार्टनर जिसका थर्ड पार्टीज को पता ही नहीं है। पार्टनर्स को तो पता ही हमारा पार्टनर है, थर्ड पार्टीज को उसकी एग्जिस्टेंस का नहीं पता। वो ना सामने है ना बिजनेस अफेयर्स में पार्ट ले रहा है प्रॉपर तरीके से। बाकी पार्टनर्स की नजर में वो एक पार्टनर है, बाकी पार्टनर उसके ऊपर जो लॉस और प्रॉफिट का शेयर जो भी तय किया हुआ है वो जरूर डालेंगे जो आपस में तय किया है। लेकिन आम इंसान की नजर में, थर्ड पार्टी की नजर में, वो उसको पार्टनर काउंट ही नहीं करते, उन्हें पता ही नहीं है कि वो शख्स इनका पार्टनर है। तो ये स्लीपिंग नॉमिनल था, थोड़ा सा पार्टनर। हमने कहा था एक बंदे का सिर्फ आप नाम यूज करते हैं, ना वो अफेयर्स में आता है, ना वो पैसे देता है, ना वो किसी किस्म का प्रॉफिट में कंट्रीब्यूट करता है, किसी भी किस्म का उसका कोई हिस्सा नहीं होता कंपनी की परफॉर्मेंस में। सिर्फ एक हिस्सा होता है कि उसके नाम, उसकी गुडविल, उसके नाम से जुड़े हुए लाइसेंस की वजह से हमें कोई फायदा हो रहा होता है, तो हम उसका नाम यूज करते हैं और नाम यूज करने के अवध उसको प्रॉफिट का एक छोटा सा हिस्सा दे देते हैं। लेकिन बहरहाल वो हमारा पार्टनर काउंट होता है, क्योंकि हमारा अरेंजमेंट ये है और दुनिया को भी पता है कि वो बंदा जिसकी तख्ती वहां पे लगी हुई है वो हमारा पार्टनर है। तो है तो साइलेंट ये, लेकिन ये स्लीपिंग नहीं है।
ये लोगों को पता है ये पार्टनर है और ये उतना ही जिम्मेदार है कंपनी के लिए जितना बाकी सारे हैं। मैं एक दफा रिकैप दे दूं फिर एंड पे आपके सवाल लेता हूँ। देन पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली, कुछ पार्टनर ऐसे होंगे जो सिर्फ प्रॉफिट के हिस्सेदार होंगे, लॉस के हिस्सेदार नहीं होंगे। ये बात भी हमने तय की थी। साइलेंट पार्टनर के बारे में हमने कहा था कि ये मौजूद है, नजर आता है, सबको पता है ये है, लेकिन सबको ये पता है कि ये डे टू डे अफेयर्स में ज्यादा हिस्सा नहीं लेता, तो ये पार्टनर स्लीपिंग था जो नजर भी नहीं आता था। साइलेंट साइलेंट है जो नजर आता है, लेकिन ये दोनों प्रॉपर इन्वॉल्व नहीं होते कंपनी के बिजनेस में, हल्के फुल्के आगे मशवरे दे सकते हैं, लेकिन ज्यादातर ये गायब होते हैं। और कुछ एक्टिव पार्टनर्स होते हैं जो कि बिजनेस को लेके चल रहे होते हैं। फिर सब पार्टनर, हमने कहा था कभी कभी एक पार्टनर अपने तौर पे अपने अरेंजमेंट से बगैर बाकियों को बताए खुद के काम में किसी और बंदे को अपने साथ शरीक करके अपने हिस्से का प्रॉफिट उससे शेयर कर देता है। इस सब में बाकी कोई भी इन्वॉल्व नहीं हुआ, ए बी सी इनको नहीं पता। डी ने अपना काम खुद ही से एक और बंदे के साथ मिलकर डिवाइड किया। फॉर एग्जाम्पल उसने पैसे लेके आने थे, उसने 5 लाख लेके आना था, 2.5 लाख उसने अपना लगाया और 2.5 लाख अपने दोस्त से कहा तुम्हारा लगा दे तो, और मुझे जो शेयर मिलेगा मैं और तुम आधा आधा कर लिया करेंगे। लेकिन इन पार्टनर्स को नहीं पता उस दूसरे छुपे हुए पार्टनर का। तो जो एक बंदा अपना खुद से जाती छुपा हुआ पार्टनर बना ले, वो सब पार्टनर कहलाता है। सब इज नॉट एन एक्चुअल पार्टनर, ये असल पार्टनर नहीं है। ये असल पार्टनर दुनिया भी से नहीं जानती। ये उस रेलेवेंट पार्टनर जिसका ये दोस्त है वो होगा, और किसी और की कोई जिम्मेदारी नहीं है। और बाकी पार्टनर्स को अगर वो बता दे कि हाँ भाई ये बंदा है, जरा इसको भी बीच में ले आते हैं, तो टेक्निकली वो पार्टनरशिप को रिवाइज करके एक नया पार्टनर लेके आ रहे हैं। तो जो अपना जाती पार्टनर खुद से ले आए खामोशी से बगैर दूसरों को बताए, तो वो उसका सब पार्टनर बन जाए। दूसरों को खुद ब खुद पता लग जाए वो और है, लेकिन अगेन जब तक ये ऑफिशियली पार्टनरशिप में एंटर नहीं हुआ तब तक ये दुनिया और पार्टनर्स की नजर में पार्टनर नहीं है। देन पार्टनर बाय स्टॉपिंग आउट पे मैंने कैरी फॉरवर्ड कर दिया। हम तसल्ली से आगे जाके एक पूरा यूनिट होल्डिंग पढ़ेंगे इसके ऊपर कि ये क्या है और किस तरह से काम करता है। यहां तक हम लोगों ने जितना पढ़ा है उसमें सवाल, वहां से एक भाई का सवाल था। जैसे तुम्हारे थे तो 1 करोड़ मैंने दे दिया, 2 करोड़ दे दिया नुकसान, अब तुम लोग मुझे भरो जितना मैंने तुम्हारे बिहाफ पे दिया है। तो ये बात जहन में रहे कि पार्टनर ने आपस में जो मर्जी तय किया हुआ है वो उनका अपना मसला है। थर्ड पार्टी की नजर में जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी होती है इनकी, वो सबको कलेक्टिवली भी पकड़ सकती है थर्ड पार्टी, और इनमें से किसी एक से सारा रिकवर भी कर सकती है। जी भाई, आवाज पर फारिग हो गई? क्या चल रहा है ये? यहाँ पे कौन सा नेट है? यहाँ पे कौन सा नेट है? नेट भी हमारे पास अच्छे वाला लगा हुआ है। सही हो गया, रिस्टोर हो गया, ठीक है। जैसे ही आवाज का मसला है आप बता दिया करें। जी, जी अगर कोई ऐसा पार्टनर कुछ ऐसा करे जिससे नुकसान, जी अब अगर एक पार्टनर कुछ ऐसा करे जिससे नुकसान हो और उस पार्टनर का अपना एक जाती सब पार्टनर भी था, तो किसी को उसके सब पार्टनर से कोई लेना देना नहीं है। पार्टनर इसी पार्टनर से रिकवर करेंगे जिसने नुकसान किया है। हाँ, ये पार्टनर बाद में अपने उस दोस्त को कह सकता है यार तुम्हें और मुझे तो पता है कि हम बराबर के हिस्सेदार थे, अब तुम मुझे पैसे दो। जी सर, हमने जितने भी टाइप्स पढ़ी हैं ये सारी फर्म से रिलेटेड है, पार्टनर फर्म के हैं। जी जी, सब पार्टनर के इसके अंदर ताल्लुक नहीं बनता था। हमने जितनी भी टाइप्स पढ़ी है ना, सब पार्टनर को छोड़ के बाकी सब के सब असल में पार्टनर। सब पार्टनर इसलिए हमने यहाँ पे पढ़ा कि ये कॉन्सेप्ट है जो अक्सर कंफ्यूजिंगली पार्टनर समझा जाता है, तो इसलिए बताया कि ये जो पार्टनर की ये किस्म है ना सब पार्टनर, ये एक्चुअल में पार्टनर नहीं होता, वो बताना ये चाह रहे हैं। जी पार्टनर है, थर्ड पार्टी मतलब थर्ड पार्टी को पता ही नहीं है, थर्ड पार्टी को तो पता ही नहीं है स्लीपिंग पार्टनर का सर। वो बाकियों से अगर ले लेता है अपना रेवेन्यू क्लेम करने, ठीक है, तो वो जो बाकी पार्टनर्स हैं वो स्लीपिंग पार्टनर से
जाके लेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए स्लीपिंग पार्टनर दुनिया को नजर नहीं आ रहा, इनको तो नजर आ रहा है, इनको तो पता कि हमारा पार्टनर है। तो बाहर की दुनिया के लिए वो 3 सामने आएंगे और वो उसको कंपनसेट कर देंगे। फिर वो 3 इसके पास आएंगे, कहेंगे तुम भी हमारे पार्टनर थे, उनको तुम्हारा नहीं पता था, हमें तो तुम्हारा पता है, कटो पैसे। और सर नॉमिनल जो है इसके अंदर यही बात है कि अगर कोई भी पार्टनरशिप है तो सर अगर उसका नाम लेना चाहते हैं तो उसकी गुडविल मतलब लेंगे तो उसका प्रॉफिट में हिस्सा देना। जी बिल्कुल, असल में हम नॉमिनल पार्टनर में चाह ही रहे हैं कि एक ऐसे बंदे को लेके आए जिसकी वजह से हमें कुछ फायदा हो, उसके नाम या उसके नाम के साथ जुड़े हुए कोई लाइसेंस या क्वालिफिकेशन की वजह से हमें एक बेनिफिट होता है, उस बेनिफिट की वजह से हम उसको एक शेयर देते हैं। सर जो हम पार्टनरशिप का नेम नहीं कोई बंदा भी यूज कर सकता उसकी मर्जी के खिलाफ। जी, अब पार्टनरशिप का नाम तो कोई भी बंदा इंडिविजुअली यूज नहीं कर सकता, ये लोग कलेक्टिवली पार्टनरशिप का नाम यूज करते हैं। सर एक पार्टनर है ये ठीक है, आप दूसरे रख देते हैं असली पार्टनर। हाँ अब अगेन अगर आपकी एक गुडविल है और अगर आपने अपना ट्रेडमार्क या पेटेंट या नाम रजिस्टर कराया हुआ है, आपको पता है कि लोगो भी रजिस्टर होते हैं, स्लोगन रजिस्टर होते हैं, ट्रेडमार्क रजिस्टर होते हैं, ब्रांड्स रजिस्टर होते हैं, तो अगर तो वो ब्रांड ट्रेडमार्क लोगो रजिस्टर हुआ है और कोई और बंदा उसी नाम से शुरू करेगा तो आप उस पर लीगल केस कर सकते हैं। लेकिन जिसने रजिस्टर, फिर हर कोई उस नाम से चल पड़ता है।
जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आवाज और स्क्रीन पे फीडबैक दें। कैमरा शायद थोड़ा सा अटक रहा हो, लेकिन आवाज और स्क्रीन क्लियर नजर आ रही है। डन, देखते हैं। जी आप सवालों के थ्रू टाइम गुजारने की, आपका यही वाले भाई आगे कोशिश कर रहे थे। जी एक मिनट, थोड़ी सी देर, जरा आवाज नहीं आ रही। ठीक है जी, एक भाई ने सवाल पूछा कि क्या मैंने पार्टनरशिप में रहते हुए अपना जाती मफाद बना लिया, तो फिर बाहर के बंदों को सब लायबल हैं, क्योंकि उसको सूरनी के एक पार्टनर की नीयत खराब हो गई थी, लेकिन वो किसी से भी रिकवर कर लेगा, फिर बाद में ही आपस में से देखेंगे कि हम में से किसने डिफॉल्ट किया, फिर वो उससे रिकवर करेंगे। जी जी, पार्ट ओनर कौन होता है? जो किसी चीज का थोड़ा सा ओनर होता है, कुछ परसेंट, यानी कि एक कंप्लीट ओनर नहीं। जैसे होता है ना कि एक एसेट के 2-3 ओनर्स हैं, तो हर ओनर को पार्ट ओनर कुछ। जी ठीक, देखें सब पार्टनर के साथ तो वो सिर्फ बाकी लोगों को उसका पता नहीं मामला, उसमें वो आपके पास ठीक आ रही है? सर अभी भी मसला है? नहीं सर कोई मसला नहीं है, ये आवाज नहीं आ रही, तो मेरा सवाल कैसे पता लगा? कट रही है आवाज, ओए ओए। और पहले हमारे पास मार्जिन होता था, जिस भी वीक का टारगेट पूरा ना हो सैटरडे पकड़ लिया जाए। इतनी जल्दी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ट्राई अगेन। थॉमस एडिसन ने कितनी ट्राइयां की थी तो बल्ब बनाया था? 1000। तो हम तो 2-3 दफा ट्राई करके थॉमस एडिसन बनने की कोशिश करते हैं। सर 999 बिल्कुल सही है। एक भाई ने कहा 8। ये मेरी सारी बातें सुनाई दे रही हैं। ज्ञान समझ आता है, पढ़ाई समझ नहीं आती। जी हाँ, ई रंग नंबर ठीक हो गया जी। सवाल आप लोग पूछ रहे थे, वो भाई जी, एक पार्टनर पार्टनर के साथ जो अरेंजमेंट है वो उनके दरमियान क्या है?
नहीं किया, तो ऐसे में अगर उससे कुछ गलत डिसीजन भी ले लिए जाए वसीयत मफाद में तो उसको माफी है जी। ठीक जी। अब प्रॉफिट वाला जो पार्टनर है वो है तो पार्टनर, अगर उसकी वजह से कोई नुकसान हो, खाली प्रॉफिट का लॉस का नहीं है, अगर उसी की वजह से कोई नुकसान हो तो क्या वो लायबल होगा? एग्रीमेंट देखना पड़ेगा। अगर एग्रीमेंट में हमने कहा है कि तुम्हें कभी भी लॉस नहीं ट्रांसफर करेंगे तो फिर तो उसे लॉस नहीं आएगा। और अगर एग्रीमेंट में लिखा है कि वैसे किसी लॉस में तुम शामिल नहीं होगे, लेकिन अगर तुम्हारे मिसकंडक्ट की वजह से कोई लॉस हुआ, आज हमें एक बात समझ आ रही है कि कुछ ऐसे राइट्स हैं पार्टनर्स के आपस में जो कि कॉमन सेंस से निकल रहे हैं, और कुछ जगह हम कह रहे हैं यार ये लिखा होगा तो चलेगा, नहीं लिखा होगा तो नहीं चलेगा। बात समझ आ रही है? अगले चैप्टर में आधे में यही बात है, खैर वो बात की बात है जी। और कोई सवाल? फिजिकल ऑडियंस ऑनलाइन में तो एक ही जुमला नजर आता है, सर माइक, सर आवाज, सर आवाज गई, सर अभी आई। सर नॉमिनल पार्टनर में अगर किसी मरे हुए इंसान का नाम यूज करें तो उसके रिप्रेजेंटेटिव को प्रॉफिट मिलेगा। अगेन ये डिपेंड करता है कि वो एग्रीमेंट किसके साथ किया है। अगर तो रिप्रेजेंटेटिव गरीब को पता ही नहीं है और उसके अब्बा जी का नाम इस्तेमाल हो रहा है कहीं, तो वो मरे हुए बंदे के साथ धोखा करने के मुतरातिफ होगा। फिर अदालत में अगर रिप्रेजेंटेटिव जाए तो शायद अदालत में वो किसी तरीके से साबित कर दे कि इस प्रॉफिट में मेरा हिस्सा है, अदरवाइज सामने सामने से तो नहीं है। उसको जरा अदालत में जाके साबित करना पड़ेगा कि जी, हो सकता है वो कहते हैं जी आपके अब्बा जी मरते दम पे कह गए थे कि देखो मैं मर गया, मेरा नाम जिंदा रखना, और तुम लोगों ने इतना मेरे साथ अच्छी दोस्ती निभाई है तो मेरा नाम तुम लोगों के साथ जिंदा रहेगा और मेरे पैसे तुम लोग इस्तेमाल कर लेना। तो इसलिए ना ये पेचीदा मामला है कि अब्बा जी का जो नाम इस्तेमाल हो रहा है वो बच्चे को मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये अदालती मामला है। इसमें हमें कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए, अदालत देखेगी कि क्या किया जाए। अगर एक पार्टनर की डेथ हो जाती है तो वो वाली गुज़िश्ता पार्टनरशिप 4 बंदों वाली वो खुद ब खुद खत्म हो जाती है, क्योंकि 3 रह गए, और ये 3 बंदे मिलके दोबारा से अरेंजमेंट करते हैं कि नहीं यार हम लोग चलाते रहेंगे, तो पार्टनरशिप दोबारा से बन जाती है 3 बंदों के साथ। तो पार्टनरशिप खत्म भी हो सकती है और खत्म होकर दोबारा भी बन सकती है। आज हम देखेंगे पार्टनरशिप मुद्दत की होती है या मर्जी पे होती है, ये अभी हमारा एक फिनोमेना है। फिजिकल के सवाल तो खत्म हो गए थे, धोखा किया आपने। ऑनलाइन के सवाल, अच्छा है ऑनलाइन में आवाज के अलावा किसी ने बीच बीच में सवाल किया है, ये सर पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली का दूसरा पॉइंट, बट फॉर थर्ड पार्टीज ही इज लायबल फॉर ऑल द डेट्स ऑफ द फर्म। आपस में तय किया है ना कि मैं लॉस का हिस्सेदार नहीं हूं, लेकिन बाहर का बंदा अगर आके कहता है कि तुम पार्टनर ने मेरा नुकसान किया और इसी को गिरबान से पकड़ के इससे रिकवरी ले ले, उसको तो रिकवरी देंगे, पर बाद में बाकी पार्टनर्स को जाके कहेगा याद करो मेरा तुम्हारा क्या मामला था, मैंने लॉस का हिस्सेदार नहीं बनना, तो वो बाकियों से रिकवर कर लेगा। लेकिन बाहर वाले को नहीं पता कि इनका आपस में क्या तय है, तो बाहर वाला ये हमेशा रूल ध्यान में रखना है। काफी सिनेरियो मैं कह सकता हूं तकरीबन आधे सिनेरियो पार्टनरशिप के ऐसे हैं जिसमें इस तरह की सिचुएशन होती है कि बाहर वाला बंदा आके रिकवरी करता है और आपस में इनका कुछ तय हुआ होता है। तो बाहर वाले बंदे को ये लोग सब लायबल हैं, फिर आपस में देखेंगे कि कौन किसको कितना लायबल है, फिर उसकी कंट्रीब्यूशन लेंगे, फिर कंट्रीब्यूशन एंड लॉस लेंगे, जो हम लोगों ने इस तरह की बात की थी। ऑनलाइन के सवाल अब मैं ढूंढ रहा हूँ, फिजिकल हमारे खत्म हो चुके थे। सर हमारी लक है कि बीलॉ के वक्त ही वॉइस बंद हो जाती। नहीं जी, वो आज कह रहे हैं कि आज सारी क्लासों में मसला आता रहा है। सर यकीन करें अभी आई है आवाज। सर नॉमिनल वो असल में वो 2 अलग अलग लाइनों पे लिखा हुआ था ना सर। नॉमिनल पार्टनर में अगर किसी, ठीक है मरे हुए शख्स हो गए, ऑनलाइन फिजिकल सब कवर, टाइम अभी भी बहुत है, मैं कितने जावा, मैं की करा, पढ़ना पड़ेगा, जो गुजर गया उसे भूल जाए, जो हाथ में है वो इतना है कि हम बहुत सारा पढ़ सकते हैं। पार्टनरशिप की 2 मशहूर किस्में, पार्टनरशिप एट विल, पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पर्टिकुलर कहते हैं मखसूस को, अगर मैं सही से लिख गया मखसूस तो आज पे जोर देना। पार्टनरशिप एट विल का मतलब है मर्जी, विल नहीं कहते वो विल डोमिनेट की मर्जी,
तो पार्टनरशिप एट विल का मतलब है मर्जी की पार्टनरशिप। पर्टिकुलर पार्टनरशिप का मतलब है मखसूस, खास, स्पेसिफिक पार्टनरशिप। अभी मखसूस पार्टनरशिप क्या है? जब एक पार्टनरशिप किसी खास पर्पस के लिए या किसी खास टाइम के लिए बनती है तो वो कहलाती है स्पेसिफिक या पर्टिकुलर पार्टनरशिप। अगर हमने कहा ये पार्टनरशिप हम इसलिए कर रहे हैं कि हमने ये पुल तामीर करना है, तो पुल तामीर करने के मकसद के लिए पार्टनरशिप बनी है। ये हम पार्टनरशिप कर रहे हैं जो 3 साल तक चलेगी, तो ये भी पर्टिकुलर है। पर्टिकुलर पार्टनरशिप वो है जिसमें या मकसद डिफाइंड हो या टाइम डिफाइंड हो, और कई दफा दोनों ही चीजें डिफाइंड होती हैं। यहाँ मर्जी की बात नहीं है, एक टाइम के लिए सब पार्टनर्स बने हैं। सच पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड। कब एंड होगी? जब वो वेंचर कंप्लीट हो जाए, वेंचर वो जो काम हो रहा है वो कंप्लीट हो जाए, और ऑन एक्सपायरी ऑफ द टाइम पीरियड। आपने टाइम डिफाइन किया तो टाइम पूरा होने पे पार्टनरशिप बंद होगी। पर्पस डिफाइन किया तो पर्पस पूरा होने पे पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। अगर पार्टनर डिसाइड करें कि टाइम पीरियड तो पूरा हो गया, 3 साल पूरे हो गए, लेकिन यार अभी हमारा दिल है कि इसको आगे अपनी मर्जी से चलाएं, तो ये पार्टनरशिप बन जाएगी पार्टनरशिप एट विल। यानी पर्टिकुलर पार्टनरशिप तो थी ना जी, 2 साल की पार्टनरशिप है, 2 साल पूरे हो गए, वो खत्म हो गई। पार्टनर कहते नहीं यार मजा आ रहा था, अच्छा बिजनेस चल रहा था, हम इसको आगे चलाना चाहते हैं। अब ये अपनी मर्जी से जो आगे चलाना चाहते हैं, ये अब स्पेसिफिक नहीं रही। ऐसा हो सकता है कि वो उस वक्त रुक के कहें चलो पिछली पार्टनरशिप खत्म, आओ एक नई पार्टनरशिप 2 साल के लिए कर लेते हैं, तो फिर वो दोबारा से पर्टिकुलर बन जाएगी। तो जब भी एट द स्टार्ट ऑफ पार्टनरशिप मकसद डिफाइन कर दें या टाइम डिफाइन कर दें, तो ये क्या बन जाएगी? पर्टिकुलर। और ऐसी पार्टनरशिप जिसमें लोगों की अपनी मर्जी से चल रहा है कि अच्छा चलो जब मर्जी आए बंद कर देंगे, वो बन जाएगी पार्टनरशिप एट विल। 3 बंदे इकट्ठे हुए, उन्होंने कहा ये काम करते हैं, पार्टनरशिप शुरू करते हैं, जब किसी को लगा कि सही बातें नहीं चल रही, सही नहीं चल रहा, नोटिस दे दे, बंद कर देंगे पार्टनरशिप को। तो ऐसी पार्टनरशिप जो मर्जी के ऊपर आपने कंटिजेंट रखी है, जिसमें आपने कोई टाइम या पर्पस नहीं बताया, तो पार्टनरशिप एट विल क्या है? वेयर नो प्रोविजन इज मेड, जहां कोई प्रोविजन, कोई रूल नहीं बनाया गया। ये प्रोविजन का मतलब है रूल जी। वही अगेन, पार्टनरशिप होती तो बिजनेस के लिए है ना, और बिजनेस भी लॉफुल होना चाहिए। तो यहाँ पर्टिकुलर जो वेंचर की बात हो रही है वो कोई लॉफुल बिजनेस है, कानूनी। गैर कानूनी चीज पे तो बनेगी नहीं। जहां कोई रूल नहीं बनाया गया पार्टनर्स के दरमियान फॉर ड्यूरेशन ऑफ देयर पार्टनरशिप, तो ये पर्टिकुलर पार्टनरशिप नहीं होती, ये बन जाती है एट विल। ऐसी पार्टनरशिप में कोई कानून नहीं होता कि पार्टनरशिप कब बंद होगी। जिस पार्टनर का दिल करे वो आजाद है। अगर वो एक नोटिस दे देता है राइटिंग में सबको कि यार इसको बंद करना है, तो जिस दिन उसने नोटिस दिया है उस दिन वो बंद हो जाती है। कभी कभी वो नोटिस में लिख देता है कि यार एक काम करते हैं, आज से 2 हफ्ते बाद बंद कर देते हैं पार्टनरशिप। तो अगर नोटिस में कोई टाइम दिया हो तो वो टाइम पूरा होने पे बंद हो जाएगी, और अगर कोई टाइम नहीं दिया हुआ तो जब नोटिस। तो पार्टनरशिप एट विल का मतलब है कोई भी कभी भी मजाक में उठ के उसे बंद करते हैं, क्योंकि ये तो चलिए मर्जी पे रही थी। जब मर्जी ही नहीं एक बंदे की आगे चलने की, तो पार्टनरशिप उसी दिन डिसॉल्व हो जाएगी। बाकियों की मर्जी है या नहीं है, इसने नोटिस दे दिया। अब इसने नोटिस दे दिया, पार्टनरशिप पिछली खत्म हो गई, इसका दिल नहीं कर रहा चला जाए, बाकी इसके कमरे से जाने के बाद कहेंगे पागल हो गए, हम दोबारा से बना लेते हैं पार्टनर। ये मजाक है, असल में पार्टनरशिप बहुत ज्यादा, और पाकिस्तान में तो इसको रजिस्टर करवाना भी मैंडेटरी नहीं है। तो कई दफा तो ये बहुत इनफॉर्मल सा बिजनेस होता है। इसीलिए कल जब आपने कहा ना कंपनी और पार्टनरशिप में क्या फर्क है, तो मैंने कहा था वो आगे जाके पढ़ेंगे। कंपनी एक बड़ा प्रॉपर फॉर्मल, एक बड़ा ऑर्गेनाइज वे है। पार्टनरशिप तो दिन में 5 बना लें और दिन में 5 तोड़ दें। तो पार्टनरशिप में हमने कहा कि हर पार्टनर फ्री है। द फर्म इज डिसॉल्व्ड एज फ्रॉम द डेट मेंशन इन द नोटिस, अगर आपने मेंशन की है। और अगर कोई डेट नहीं की तो जिस दिन आपने नोटिस दिया उस दिन ये बन गया। अब फर्ज करें आप कहें कि ऐसे नहीं है कि जब जिसका दिल करे वो नोटिस दे दे। एक इवेंट तय कर लेते हैं, जिस दिन सारे पार्टनर्स इकट्ठे होके ये कहेंगे कि पार्टनरशिप बंद की जाए, जब सारे एग्री करेंगे उस दिन हम पार्टनरशिप बंद करेंगे। तो टेक्निकली इन्होंने एक इवेंट डिफाइन कर लिया। क्या इवेंट है? जिस दिन सारे इकट्ठे होंगे और मिलके ये डिसाइड करेंगे कि हम बंद करेंगे। तो कानून ये कहता है कि फिर वो पार्टनरशिप एट विल नहीं कहलाएगी। अगर उन्होंने आपस में ये तय कर लिया, तो इसका मतलब पार्टनरशिप एट विल सिर्फ वही है जिसमें कोई भी एक जब मर्जी उठ के नोटिस दे दे और पार्टनरशिप बंद हो जाए। तो स्पेसिफिक या पर्टिकुलर पार्टनरशिप है जिसमें टाइम या पर्पस डिफाइंड है। पार्टनरशिप एट विल है जिसमें मर्जी पे है, जब उसने उठ के कह दिया खत्म हो गई कहानी।
जी विल वाली स्पेसिफिक हो सकती है बात? विल वाली स्पेसिफिक अगर करना चाहें तो विल चल रही थी, चलते चलते एक बंदे ने कहा यार एक काम करते हैं, आज से ऑनवर्ड ना हम चला तो रहे हैं, इसको एक थोड़ी सी एक प्रॉपर शक्ल दे देते हैं, हम अगले 3 साल का आपस में एग्रीमेंट कर लेते हैं। तो उस दिन पार्टनरशिप एट विल फौत हो गई और उस दिन वो पर्टिकुलर पार्टनर, तो ये पार्टनरशिप कभी भी एक दूसरे की शक्ल में जा सकते हैं। पर्टिकुलर पार्टनरशिप कब एट विल बनेगी? 3 साल बाद, जब टाइम या पर्पस पूरा होने के बावजूद भी वो उसे चलाना चाहते हैं, और अगर उसको वैसे ही चलाना चाहते हैं तो एट विल बन जाएगी, और अगर उसको दोबारा से कोई नया टाइम और नया पर्पस डिफाइन कर ले तो बहुत ही आसान सा रूल है, जिसमें टाइम डिफाइंड हो या पर्पस डिफाइंड हो वो स्पेसिफिक है, जिसमें कुछ नहीं डिफाइंड वो एट विल है। अगर एट विल है और उसमें ये डिफाइंड है कि जब सब कहेंगे तो बंद होगी, तो भी वो एट विल नहीं है, उसमें एक इवेंट ऐड हो गया कि जब सब कहेंगे वो भी बन जाएगी पर्टिकुलर पार्टनरशिप। जी अब उसमें पर्पस आपने डिफाइन किया हुआ है, लेकिन पर्पस से मुराद यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है कि भाई एक पर्पस है जी हम तालीम के फरोग के लिए कोशा रहेंगे, ये एक अनलिमिटेड सा पर्पस है। और एक पर्पस ये है कि यार एक काम करेंगे, कॉलेज की बिल्डिंग बनाएंगे और 2 साल में उधर से जितना प्रॉफिट आएगा वो शेयर करेंगे। ये आपने उसको पर्पस को डिफाइन कर दिया कि ये 2 साल के अंदर होने वाला जो भी एक्टिविटी है। या इसीलिए मैंने पुल की एग्जांपल दी कि पुल एक ऐसी चीज है कि पुल बनने के बाद खत्म कहानी, मतलब पुल बनाते रहेंगे। अगर वो कहेंगे हम लाहौर में पुल बनाते रहेंगे तो ये स्पेसिफिक पर्पस नहीं है। स्पेसिफिक है जी हम फलाना पुल बनाने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं, तुम पैसे देना, मैं सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा, हम पुल बना देंगे, पुल बन गया, पार्टनरशिप खत्म। तो अगर आप एक इवेंट डिफाइन कर लें, एक ऐसा डिफाइंड इवेंट जिसने खत्म होना है, टाइम डिफाइन कर लें, एक डेफिनेट टाइम जिसने खत्म होना है। अगर आप कहें जी हम अनलिमिटेड टाइम तक पार्टनरशिप बना रहे हैं, तो अनलिमिटेड सर्टेन टाइम नहीं है। जी ठीक हो गया। ले जी सवाल ये आया कि अगर एक टाइम के लिए पार्टनरशिप बनाई थी 2 साल के लिए कि प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, 2 साल हो गए, प्रोजेक्ट अभी भी थोड़ा सा रहता है 3-4 महीने का। सवाल ये कि क्या पार्टनर उसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं? मर्जी है उनकी। अगर वो कुछ ना तय करें, कोई मजीद टाइम या मजीद पर्पस, और कहें यार एक काम करते हैं इसे चलता रहने देते हैं, तो वो एडवेल बन जाएगी। और अगर वो कहें कि इसको अगले 5 महीने तक कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि देखिए अगर टाइम डिफाइन किया है तो फिर वेंचर इररिलेवेंट हो गया, और अगर वेंचर डिफाइन किया है टाइम इररिलेवेंट। अगर उन्होंने कहा हम पुल बनाने के लिए इकट्ठे हुए, अब 6 महीने लगेंगे या 6 साल लगे, जब पुल कंप्लीट होगा पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। और अगर टाइम डिफाइन हुआ है तो इसका मतलब है कि अगर उन्हें इस तरह की दिक्कत हो तो वो आपस में बैठेंगे और रीडिफाइन कर लेंगे कि हमने टाइम रखना है या पर्पस रखना है या दोनों रखना है। और कुछ नहीं रखते और चलाते रहते हैं कि अच्छा चलो यार टाइम पूरा हो गया, कोई बात नहीं, खैर आपस में दोस्ती यारी तो हमारी है, चलते रहते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगी? एट विल। तो बस सिर्फ बेसिक फर्क है टाइम और पर्पस स्पेसिफिकली अगर डिफाइंड हो। बात समझ आई? बात समझ आ गई। कुछ लाइनें दरमियान में हमारी रहती हैं, वो हमारी रहती रहेंगी। एक खूबसूरत दिन मैं आपको बता दूंगा कि वो आप लाइनें पढ़ लें, वो आपको समझ आ जाएगी, ताकि आपको एक तशनगी सी रहे। फिर हमारे पास 17-18 मिनट। खुल जा भाई। उफ 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 उफ, शुगर ही शुगर। जी बिल्कुल, मतलब ये जो जितना भी हम पढ़ रहे हैं सारे रूल्स ये दोनों तरह की पार्टनरशिप पे अप्लाई कर रहे हैं। हमसे बता रहे हैं कि पार्टनरशिप नोयत के हिसाब से 2 तरह की हो सकती है। नहीं जी, बड़ा मजे का फिनोमेना हम डिस्कस करने लगे हैं, रिलेशन ऑफ पार्टनर्स टू वन अनदर। ये आधा चैप्टर आपको आता है पहले से। चलें मैं कोशिश करता हूं। ये जो आए है, एक भाई ने कहा सर वो बीच में वो इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट रहते हैं, क्यों मैंने क्यों नहीं पूरा सुनते भाई? मैं अभी पूरा बताया है कि वो एक दिन आएगा कि अचानक से मैं आपसे कहूंगा पढ़े, वो हो चुके होंगे। ठीक है जी, रिलेशन ऑफ पार्टनर टू वन अनदर मैं आपको नहीं बता रहा, आप मुझे बता रहे हैं। मेरा आपसे एक सवाल है,
ये जो पार्टनर्स हैं इनके एक दूसरे पे राइट क्या है, हर पार्टनर का क्या हक है, मतलब किसी एक पार्टनर को सोचे, एक पार्टनरशिप है और एक पार्टनर है, इस पार्टनर का हक क्या है, क्या राइट है, इसको प्रॉफिट जो शेयर वो तय हुआ वो मिले। एक मिनट, ऐसे नहीं, आप हाथ खड़े कर लें ताकि जो है ना वो एक एक करके। जी, इसका राइट है कि इससे मशवरा लिया जाए, ये तो किताब में लिखा हुआ है। जितना तेजी से आपने सेम अल्फाज में बोला है भाई, दिल से बताना है, किताब पढ़ के तो मैं भी अब बता दूं आपको, ठीक है। जो लॉस होगा उसके लिए लाइबल होगा अगर वो पार्टनर लॉसेस का भी है तो। जी, अपनी ड्यूटीज जांफिशानी से सरंजाम दे, ये राइट है उसका, ये बाकियों की उसकी तरफ ड्यूटी है। जी, राइट क्या है, इसके हकूक क्या है, अगर इसको कोई नुकसान हो बाकियों की वजह से, इसको किसी को पैसे देने पड़ जाए तो रिकवर करने का राइट होना चाहिए। और जब कोई फैसला लें तो इससे पूछा जाए, मशवरा लिया जाए। अगर ये साइलेंट पार्टनर नहीं है तो हर पार्टनर का हक होता है कि वो मामलात में बोले, उसका मशवरा सुना जाए। ऑनलाइन में सर अगर एक ने पार्टनरशिप खत्म कर दी तो बाकियों की भी खत्म हो जाएगी। जी, एट विल में ऐसा हो जाता है। जी, राइट्स, अकाउंट्स वगैरह देखना चाहे तो उसको एक्सेस हो, जो बुक्स देखना चाहे, जो वो हर चीज जाहिर है, वो पार्टनर है, वो ओनर है, उसके पास वो सारे हकूक हैं। अगर छोड़ रहा है तो उसको हिस्सा मिले, मर गया है तो उसके घर वालों को हिस्सा मिले। और बिजनेस में एक्टिवली अगर इन्वॉल्व होना चाहता है तो ठीक है, ये उसका राइट है, वो इन्वॉल्व हो सकता है। रिटायरमेंट का भी उसके पास राइट है, वो जब छोड़ना चाहे उस पर कोई प्रेशर ना हो कि नहीं तुम नहीं छोड़ के जा सकते हमें। जी, अगर वो आउट ऑफ द वे एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं और उस एक्स्ट्रा काम का मुआवजा तय हुआ हुआ है, अगर तय हुआ हुआ है तो उसका राइट है कि उसको वो सैलरी भी मिले। अगर पार्टनरशिप को वो लोन देता है तो उस पे इंटरेस्ट वगैरह, पार्टनरशिप में अगर उसका कैपिटल है और अगर तय हुआ हुआ है कि कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा तो उसका इंटरेस्ट मिले। बुक्स इंस्पेक्ट करना चाहे, जांच पड़ताल करना चाहे, देखना चाहे, देख सकता है। राइट तो आपने बड़े अच्छे बता दिए। चलें सवाल को रिवर्स करता हूँ। हर पार्टनर की अपने बाकी पार्टनर्स की तरफ या अपनी फर्म की तरफ क्या ड्यूटीज है? वो काम भी लॉयल होके काम करे, काम डिलीजेंटली करे, सीक्रेट प्रॉफिट ना कमाए, गुड, अकाउंट सही से बनाए, कोई चीज छुपाए नहीं, वसीयत और मफाद में काम करे। इमरजेंसी में जो अपने बारे में सोचता वैसे ही अपनी फर्म के बारे में सोचे। एज एन एजेंट जो उसके पास अथॉरिटी है उस अथॉरिटी में रह के काम करे। और सोचे ऐसा ना करे कि लॉस हो, जान के कोई मिसकंडक्ट ना करे, जान के कंपनी के फर्म के बिजनेस को खराब करने की कोशिश ना करे। और अगर नुकसान हो तो जितना इसका हिस्सा बनता है वो दे। ऑनलाइन में सर ऑनेस्ट रहे सबके साथ, इंफॉर्मेशन पूरी प्रोवाइड करे। हाँ जी, 70% चैप्टर आपको आता है। पार्टनर्स के एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन है? दो ही रिलेशन है, या उसका राइट है दूसरों से या उसकी ड्यूटी है दूसरों की तरफ। और एक चीज तो आपको कई दफा पता है कि बाहर का कोई बंदा पकड़ ले तो सबके सब लायबल है। लायबल होने के बाद उनका क्या राइट है कि जो गलत बंदा है उससे रिकवरी हो, जिसकी वजह से नुकसान हुआ है, या जिसके जिम्मे लॉस शेयर करना है उनसे नुकसान लिया जाए, और जिसके जिम्मे नहीं है वो उस नुकसान में कंट्रीब्यूट ना करे। किताब से पूछते हैं। किताब ने कहा जी पार्टनर्स के जो आपस में रिलेशन है ना, इसको हम सबसे पहले जनरल ड्यूटीज स्पेसिफिक कर लेते हैं। कुछ चीजें जो आप एग्रीमेंट में खास तौर पे लिखते हैं, कुछ चीजें जो बड़ी जनरल सी ड्यूटीज है। जनरल ड्यूटी क्या है? एक ड्यूटी ये है कि आप ड्यूटी टू बी जस्ट एंड फेथफुल रहेंगे, भरोसा करते हैं पार्टनर्स एक दूसरे पे, एक दूसरे के साथ ईमानदारी से रहेंगे, बिल्कुल सही तरीके से काम करेंगे, फेथफुल रहेंगे, लॉयल रहेंगे, धोखा देने का इरादा नहीं रखेंगे, म्यूचुअल ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस से काम होगा। ही मस्ट ऑब्जर्व अटमोस्ट गुड फेथ, नेक नियति के साथ और फेयरनेस के साथ टुवर्ड्स अदर पार्टनर चलना है।
आसान अल्फाज में, फर्म के वसीतर मफाद में आप सबके साथ अच्छे तरीके से चलेंगे। मेरा नहीं ख्याल ये ऐसी ड्यूटी है जो याद करने वाली ड्यूटी है, बड़ी कॉमन सेंस वाली है। ड्यूटी टू कैरी ऑन बिजनेस टू द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज ऑफ द फर्म। किसी भी वक्त अपना जाती मफाद ऊपर नहीं रखना, फर्म का मफाद सबसे ऊपर। ड्यूटी टू रेंडर, रेंडर मतलब प्रोवाइड, ड्यूटी टू रेंडर ट्रू अकाउंट्स टू को पार्टनर्स, बकाया कोलीग जो पार्टनर्स हैं, आपके जो पार्टनर्स हैं, उनको प्रॉपर अकाउंट्स प्रोवाइड करे, हर वक्त रेडी रहे कि वो एक्सप्लेन कर सके कि वो कौन सी ट्रांजैक्शन है अकाउंट्स वगैरह में। नो पार्टनर शुड थिंक ऑफ मेकिंग सीक्रेट प्रॉफिट, सीक्रेट प्रॉफिट नहीं आपने कमाना दूसरों के खर्चे पे, यानी कि ऐसा ना हो कि दूसरों को नुकसान हो रहा हो और आप बीच में कोई प्रॉफिट कमा रहे हो। जैसे एक भाई ने कहा कि अगर वो खुद ही पर्सनल डील करके अपना कोई मफाद कर ले। ड्यूटी टू प्रोवाइड फुल इंफॉर्मेशन टू अदर पार्टनर्स। ड्यूटी टू इंडेमनिफाई, इस लफ्ज का मतलब है कंपनसेट करे, फॉर लॉस कॉस्ट बाय हिज फ्रॉड, अगर इसके फ्रॉड या मिसकंडक्ट, यहां मैं मिसकंडक्ट लिख देता हूं, इसके फ्रॉड या इसके मिसकंडक्ट की वजह से अगर बाकियों को लॉस हुआ तो इसकी क्या ड्यूटी है, कंपनसेट करे। ये जो इसकी ड्यूटीज हमने पढ़ी हैं, अगर इनको उलट कर लें तो बाकियों के राइट्स बन जाएंगे। क्या राइट है उनके? उनका राइट ये है कि सारे पार्टनर्स उनके साथ जस्ट और फेथफुल रहें। उनका राइट ये है कि सारे पार्टनर फर्म के वसीतर मफाद में काम करें। उनका राइट है कि उनको अकाउंट्स मिले। उनका राइट है उनको फुल इंफॉर्मेशन मिले। उनका राइट ये है कि उनको कंपनसेशन दी जाए अगर किसी पार्टनर ने फ्रॉड किया। जी, फर्म की गाड़ी फर्म के लिए यूज हो तो वो किस साइड पे, किस ड्यूटी पे फॉल करेगी? जी, अभी सवाल ये कि क्या फर्म की गाड़ी फर्म के लिए इस्तेमाल हो तो वो यहाँ कहाँ आएगी? जनरल ड्यूटीज में तो नजर नहीं आ रहा, मैंने बड़े गौर से देखा, नहीं नजर आया। तो हो सकता है अगली स्लाइड पे नजर आ जाए, ये उस अगली स्लाइड पे नजर आ जाए। इसका मतलब ये हुआ कि फर्म का एसेट फर्म के लिए ही इस्तेमाल हो या ना हो, ये चीज थोड़ी सी टेक्निकल हो गई, ये डिफाइन करनी पड़ेगी। याद हमने क्या कहा था? कुछ चीजें तो कॉमनली आपको पता है, हाँ भाई ये तो हक है, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो लिखत पढ़त में हो जाए तो यही बात है। तो इस वक्त जो हम पढ़े वो है जनरल ड्यूटीज ऑफ पार्टनर। जनरल ड्यूटीज ऑफ पार्टनर मतलब जो कॉमनली कॉमन सेंस में है कि हाँ भाई ये ड्यूटीज तो पार्टनर की होती हैं। आगे जाके अगली कैटेगरी में जाएंगे तो थोड़ा सा बात समझ आएगी। राइट्स एंड ड्यूटीज बाय कॉन्ट्रैक्ट, आपस में कॉन्ट्रैक्ट करके, आपस में एग्रीमेंट करके, आपस में तय करके कुछ और बातें भी तय की जा सकती हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकते हैं। अदर देन कंपल्सरी राइट एंड ड्यूटी स्पेसिफाइड बाय द एक्ट, ये जो कानून ने ड्यूटीज वगैरह बताई हैं कॉमन ड्यूटीज, इनसे हटके म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स फर्म में बी डिटरमाइंड बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज। पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू भी, या जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है इसके थ्रू भी तय कर सकते हैं कि अच्छा फलाना फलाना बंदा इजाफी तौर पे इस चीज के लिए लायबल होगा। तो कॉमन ड्यूटीज हमने देखी, कॉमन राइट्स भी हमें समझ आ गए। कुछ ऐसी ड्यूटीज या राइट्स हैं जो कि आपस में एग्रीमेंट के थ्रू तय की जा सकते हैं। तो कुछ बातें कागज पे लिखी होंगी तो अप्लाई करेंगी, और कुछ बातें कॉमन सेंस वाली हैं कि हाँ भाई हर बंदा वसीदर मफाद में काम करता है, हर बंदा अच्छा सोचता है, हर बंदा धोखा नहीं देता। अब लॉस में लाजमी कंट्रीब्यूट करोगे, ये वाला पॉइंट जनरल ड्यूटी तो नहीं है। क्यों? क्योंकि सब के सब लॉस वाले पार्टनर नहीं होते। इसका मतलब है ये कागज देखना पड़ेगा कि लॉस में कौन कंट्रीब्यूट करेगा। तो लॉस में कंट्रीब्यूट करना जनरल ड्यूटी ना हुआ, बात समझ आई? तो जनरल ड्यूटी का मतलब वो जो कॉमन सब पे एप्लीकेबल है। फिर कुछ राइट्स एंड ड्यूटीज हैं जो कॉन्ट्रैक्ट्स या एग्रीमेंट के, पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट वेरी किया जा सकता है, वेरी चेंज किया जा सकता है बाय कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। अगर सारे पार्टनर्स मुत्तफिक हो तो आप बाद में पार्टनरशिप के एग्रीमेंट में चेंज भी कर सकते हैं। एक एक्सेप्शन है, partnership contract may provide that a partner shall not carry on any business other than that of the firm while he is a partner। पीछे एक जुमला लिखा हुआ है, as an exception to the rule agreement in restraint of trade। प्री रिजल्ट वालों को ये जुमला समझ आएगा। हमने बचपन में कभी पढ़ा था कि किसी को कारोबार करने से नहीं रोका जा सकता। एज एन एक्सेप्शन पार्टनरशिप में, चूंकि वो पार्टनर हमारे पास वही काम कर रहा है तो हम उसको मना कर सकते हैं कि तुम ये वाला हमारा वाला काम नहीं करो। वहां हमने गुडविल बेचने की सूरत में वो एक एक्सेप्शन सादा बिजनेस की पड़ी थी। इस वक्त हम पार्टनरशिप का देख रहे हैं कि पार्टनर्स भी अपने मौजूदा या गुज़िश्ता पार्टनर्स पे इस तरह की रिस्ट्रिक्शन एग्रीमेंट में लगा सकते हैं कि हम लोग ये वाला बिजनेस जो हमारी फर्म का है हम नहीं करेंगे। अगर उसका स्पाउस या स्पाउस
वगैरह इन्वॉल्व हो? इसमें अक्सर हम एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नहीं करेंगे। तो अगर वो कहे कि जी मैं नहीं कर रहा, जो कर रही है मेरी बीवी कर रही है, तो सारे कहेंगे इतना भी, मतलब अब तुम्हें इतना ही नहीं पता कि तुम्हारी बीवी क्या कर रही है। तो ऑब्वियसली अगर बीवी एक बिजनेस कर रही है और शौहर को पता ही नहीं है, तो अजीब माठा सा शौहर है जी। तो शौहर मासूम होते हैं, बेवकूफ नहीं होते। तो मतलब आप उसको जो है ना बेवकूफ की कैटेगरी में डाल रहे हैं जी। सर अगर वो पर्सनल स्किल पे में है वो चीज, ठीक है, तो क्या सर अगर वो पर्सन वो पार्टनरशिप में अपने पर्सनल स्किल्स प्रोवाइड कर रहा है, अगर वो शख्स पार्टनरशिप में अपनी पर्सनल स्किल्स प्रोवाइड कर रहा है, फिर तो और खतरनाक बात है कि वही पर्सनल स्किल वो कहीं और भी प्रोवाइड करना शुरू कर दे। एक डॉक्टर सरकारी हॉस्पिटल में बैठा हुआ हो और वहां सरकार के लिए फ्री में इलाज करता हो, और उसके बाद वो मरीजों से कहे कि जी असल वाला इलाज तो मैं शाम के वक्त अपने क्लिनिक में करता हूं, तो ये गलत होगा जी। अगर जो है वो यही फिजिकल पैटर्न वाला लॉ मैं 4 जगह पढ़ाना शुरू कर दूं, यही फिजिकल पैटर्न वाला लॉ जो कि इनका कॉपीराइट है, तो गलत होगा, जो इनका कॉपीराइट है जी। सवाल फार्मेसी वाले में क्या होगा? फार्मेसी वाले में क्या होगा? एक फार्मासिस्ट अपना लाइसेंस 2 दुकानों को नहीं दे सकता, एक ही दुकान। हाँ, एक दुकान की कई ब्रांचेस हो सकती हैं, उसमें भी कुछ डिटेल रूल्स होंगे। बात कुछ को समझ आ रही है? वो भाई कुछ कहना चाहते हैं। कुछ लोगों ने मिलकर अपना स्कूल खोल दिया, वहां पे पढ़ा रहे हैं, एक बंदा अपने घर में ट्यूशन भी पढ़ा रहा है। अब सवाल ये है कि जो स्कूल की पढ़ाई और जो ट्यूशन की पढ़ाई है, क्या वो सेग्रीगेट हो सकती है? अगर तो वो स्कूल के बच्चों से कहे स्कूल छोड़ो मेरे पास ट्यूशन में आ जाओ, तो फिर कंपटीशन है। लेकिन अगर वालिदैन बच्चों को 2 जगह भेजते हैं, स्कूल में पढ़ने के लिए और ट्यूशन में सही वाला पढ़ने के लिए, तो इसका मतलब है कि वो ट्यूशन इस वक्त स्कूल के बिजनेस को कंपीट नहीं कर रही। अगर वो कंपीट करे, अगर वो सेम, इसीलिए मैंने कहा ना वही वाला फॉर्म, अगर वही वाले फॉर्मेट पे सुबह के वक्त ही अपनी एकेडमी शुरू कर दे और स्कूल में क्लास के बजाय कभी कभी दूसरी जगह पे क्लास ले लिया करे, तो फिर वो गलत हो जाएगा। फार्मेसी के केस में वो अपना लाइसेंस किसी और को देते हैं और वो खुद कहीं और बैठते हैं। अब अगेन जिनका वो पार्टनर है उनके वसीदर मफाद में काम करना चाहिए। फार्मेसी के केस में अगर लाइसेंस किसी और को दिया और काम किसी और के साथ मिलकर कर रहा है, तो ये मुनासिब बात नहीं है। वहां से उसका लाइसेंस यूज हो रहा है कि प्रॉफिट में 2% ले रहा है, लेकिन दूसरी जगह पर वहां पर वो इक्वली ले रहा है अपना शेयर। तो पहली बात है कि जो उसके नाम पे इतना भरोसा करते हैं उन्हीं को समझा दे कि यार मैं काम का आदमी हूं, देखो दूसरे मुझे पैसे भी दे देते। तो या तो ये काम का आदमी है या नहीं है। अगर नहीं है तो नाम बेचेगा, और अगर है तो नाम के साथ काम भी बेचेगा जी। एनी बिजनेस से क्या मुराद है? कहां पे? जी जी बिल्कुल, आगे तो देखें। अदर देन दैट ऑफ द फर्म व्हाइल ही इज अ पार्टनर, और ये एक्सेप्शन है। हाँ, जुमला देखें। पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट में प्रोवाइड that a partner shall not carry on any business other than that of the firm while he is a partner। जिस वक्त वो फर्म में पार्टनर है, उनको छोड़ के वो कोई और काम धंधा नहीं करेगा। अब इसका मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट में अगर ये लिख दें कि तुम सिरे से कोई काम नहीं करोगे, तो फिर वो सिरे से कोई काम भी नहीं करेगा। यानी कॉन्ट्रैक्ट यहां तक पाबंदी लगा सकता है। और अगर ये कह दें कि तुम सिर्फ हमारा वाला काम नहीं करोगे, तो सिर्फ हमारा वाला काम। कहने का मतलब है कि रूल था कि किसी को बिजनेस करने से नहीं रोका जा सकता। एक पार्टनर है जिसने आपसे कहा मैं 11 घंटे आपके पास आऊंगा और आपके लिए काम करूंगा, और उस 11 घंटे में 6 ट्यूशंस पढ़ाता हो, तो शायद पार्टनर्स कहें यार खुदा के लिए भाई ये एग्रीमेंट में लिख लेते हैं ट्यूशंस नहीं पढ़ाओगे। अब ट्यूशन इज नॉट अ कंपीटिंग बिजनेस विद पार्टनरशिप, लेकिन ट्यूशन पढ़ाने की वजह से वो टाइम नहीं दे पा रहा। तो रूल ये है कि पार्टनर्स कुछ भी तय कर सकते हैं कि तुम ये काम ऐसे नहीं करोगे, और फिर वो जो उन्होंने तय किया है वो फिर उसी तरह से चलेगा। बात कुछ समझ आ रही है? yes, sir. इसी तरह की बातें हमारी जारी रहेंगी। मिनट अभी भी 2 हैं। 2 मिनट में ये ऐसे करके, ये ऐसे करके, आखिरी बात, चलें इससे ज्यादा आपको तंग नहीं करूंगा आज। अगर फर्म
रिकॉन्स्टिट्यूट हो, रिकॉन्स्टिट्यूट ए बी सी और डी, ये चार थे बराबर के पार्टनर। जरा सोच के बताएं, बराबर के पार्टनर हैं तो इनको कितना कितना शेयर होगा इनका? 25-25%। हुआ ये कि सी ने कहा मैं जाना चाहता हूं, इन्होंने कहा अलविदा, दवाइयां वक्त पे लेते रहना, ये चला गया। ए बी और डी ने मिलकर दोबारा से पार्टनरशिप शुरू की। तो क्या ये मुनासिब है कि 40% 40% और 20% कर लें? अकल क्या कहती है? 33% होना चाहिए, अनलेस कि इनका कुछ और तय हुआ हो। अगर पार्टनरशिप पहले भी इनकी बराबर की हिस्सेदारी थी तो बाद में भी बराबर की हिस्सेदारी। एक काम करते हैं, ये चार थे, छोड़ा तो किसी ने नहीं, एक ई आ गया, उसने कहा जी मुझे भी हिस्सेदार बनाए। ओके चलो एक काम करते हैं, तुम भी हिस्सेदार बन जाओ, ई तुम 20 ले लो, सी तुम 20 ले लो, बी तुम 20 ले लो, मैं काम करता हूं मैं 30 ले लेता हूं, तुम्हें 10 दे देते। आप कहेंगे ये इंसाफ नहीं हुआ, बस यही अंग्रेजी में लिखा हुआ है। अगर एक फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होती है, रिकॉन्स्टिट्यूट असर नौ तश्कील होती है उसकी, पिछली खत्म होती है नई बनती है, यानी कि किसी के आने पे या किसी के जाने पे। जब कोई आता है, अगेन आपने इंट्रो सही वाली पढ़ी होती, तो फिर उसमें एक कॉन्सेप्ट होता है कि आने वाला एक शेयर ऑफ प्रॉफिट लेता है, जो कि पिछले वाले बंदे अपना अपना कुछ शेयर लूज कर रहे होते हैं, और कभी कभी एक छोड़ के जाता है तो एग्जिस्टिंग पार्टनर कुछ शेयर गेन कर रहे होते हैं। लेकिन इस वक्त इग्नोर करते हैं मैंने क्या बोला है, जिन्होंने इंट्रो सही वाली पढ़ी हुई उनको पता लग गया मैं क्या कह रहा हूँ। आसान सी बात है कि चार बंदे अगर थे और रिकॉन्स्टिट्यूट के 5 हुए, तो कॉमन राइट ये है कि उनको फिर बराबरी का हिस्सा मिले जैसे पहले मिल रहा था। और इसी तरह से अगर ऐड हुआ या लेस हो गया, जब भी कोई भी बंदा नया ऐड हो, लेस हो, पार्टनरशिप दोबारा से तश्कील हो, तो जो पार्टनरशिप में पहले उनका आपस में राइट था, अभी भी आपस में उनका वही बराबरी वाला राइट रहना चाहिए जैसा होता था। जरूरी नहीं कि हमेशा बराबरी वाला ही राइट हो उनका, हो सकता है दो पार्टनर्स हो ए और बी, ए को मिलता हो 60% और बी को मिलता हो 40%, आपस में तय करके बैठे हुए। एक और बंदा आया, उसने कहा जी मैं आपकी पार्टनरशिप में आना चाहता हूं, मुझे 20% का हिस्सा चाहिए। 20% उसे दे दें, 80% की तकसीम ए और बी में अब कैसे करें? 60% ऑफ 80% ए को मिलना चाहिए और 40% ऑफ 80%, यानी जो इनके आपस में पहले जितना भी रेशो थी, बाद में भी इनकी वही रेशो रहनी चाहिए। ये एक कॉमन रूल है। अंग्रेजी पढ़ते हैं। सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टनर्स, पार्टनर्स के दरमियान जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके मुताबिक the mutual rights and duties of partner remain the same as they were immediately before the change in following situation। दी गई सिचुएशन में उनके जो पहले राइट होते थे बाद में भी वही राइट्स और ड्यूटीज रहेंगे। किन सिचुएशन में? अ चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ फर्म, फर्म के अंदर कोई नया बंदा आ जाए या रिटायर हो जाए, तो जो उनके पहले राइट्स थे बाद में भी वही राइट्स रहेंगे। A firm constituted for a fixed term continues to carry on business after the expiry of that term। स्पेसिफिक टाइम के लिए बनी थी 2 साल, 2 साल पूरे हो गए, फर्म बंद नहीं किया, आप चलाए जा रहे हैं, तो भी अगर तो दोबारा से कोई स्पेशल बात नहीं की तय, तो जो पहले राइट्स चले आ रहे थे वही चलते रहेंगे। A firm constituted to carry out one or more businesses carries out additional businesses। एक फर्म जो कि एक आध बिजनेस कर रही थी, अब उसने कुछ नए बिजनेस शुरू किए। हमारी फर्म एक बिजनेस कर रही थी, उसमें से सब बराबर शेयर कर रहे थे, इन्होंने एक नया बिजनेस शुरू कर लिया। अनलेस के कुछ आपस में दोबारा से तय ना हुआ हो, तो हर बंदे का क्या राइट है कि उस नए वाले बिजनेस के प्रॉफिट्स में भी उसको उतना ही हिस्सा मिले जितना के पुराने वाले में। तो ये एक बड़ा कॉमन सा राइट है कि फर्म की रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद भी आपको वही हकूक मिलने चाहिए जो पहले आपके पास थे। यहाँ पे हम ब्रेक लगाते हैं, मैं किताब से आपको पेजेस दिखा दूं, अगर किताब में जो दिखाएं तो मैं पेजेस आपको बता दूं ताकि आप पढ़ सकें। पेज 56 पूरा और 52 पे नीचे टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप दिया हुआ था, तो ये आपने पढ़ लेना है और 56 पेज पूरा पढ़ लेना है। ठीक है जी।
कल जुम्मा है तो कल हम ज्यादा से ज्यादा चैप्टर खत्म कर सकेंगे, इससे ज्यादा आप क्या आगे जाएंगे। ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं।